हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में इन टोटल आपके पास में 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 3 ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। आज इसका 3rd ब्लॉक करवाऊंगी और 3rd ब्लॉक की भी 2 यूनिट्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे BEGG 172 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें इस प्लेलिस्ट में मतलब BEGG 172 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इस बुक की सारी यूनिट्स, ब्लॉक्स, टॉपिक्स, चेक योर प्रोग्रेस, मतलब जितना भी कुछ मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड करवाया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसकी यूनिट 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैं आपको यूनिट 3 करवाऊंगी एंड यूनिट 3 में भी मैंने आपको गाइस 2 चेक योर प्रोग्रेस करवा दी हैं। देखिए, ये है आपके पास में यूनिट 3 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंग्लिश 2। ये सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो यूनिट 2 थी, जो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम इसे आगे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3.4 हेडिंग से। ये चेक योर प्रोग्रेस तक मेरा कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में, और आज मैं आपको इसका 3.4 मतलब कि चैप्टर का लास्ट एकदम करवाऊंगी। आज ये जो यूनिट है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यूनिट 4 करेंगे, जो कि इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट होगी। नाउ गाइस, देखिए, ग्रामेटिकल कैटेगरीज एसोसिएटेड विद द इंग्लिश वर्ब। अभी तक आपने ना इंग्लिश वर्ब्स पढ़ ली, एडवर्ब्स पढ़ ली। अब इनके बाद में ना जिन जिन कैटेगरीज से ये एसोसिएट करती हैं इंग्लिश वर्ब, वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें इन टोटल आपके पास में 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें इसमें इंग्लिश वर्ब को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पर्सन एंड नाउन, एंड सेकंड वन इज पर्सन एंड नंबर। आई रियली वेरी सॉरी, पर्सन एंड नंबर है फर्स्ट। सेकंड वन इज टेंस, थर्ड वन इज एस्पेक्ट, नंबर 4th इज मूड एंड नंबर 5 इज वॉइस। तो इन कैटेगरीज में इंग्लिश वर्ब्स को कैटेगराइज किया गया है। इन चीज़ों में ये वाले ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं। इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला है पर्सन एंड नंबर। तो हियर यू कैन से पर्सन एंड नंबर में पर्सन तो आपको समझ में आता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। नंबर में हम सिंगुलर या प्लूरल की बात करते हैं, मतलब कोई चीज़ आपके पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये चीज़ नंबर को डिनोट करती है। यहाँ पे कुछ वर्ब्स गिवन है। ये इसकी प्राइमरी वर्ब है और ये इसकी मोडाल वर्ब है। जो ये वर्ब है ये फुल वर्ब है, जिसे मेन वर्ब भी कहते हैं। प्राइमरी वर्ब में आपने देखा, आपने इज RM का यूज़ किया, लेकिन मोडाल वर्ब में आपने शुड, वुड, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये मोडाल्स होते हैं। शुड, कैन और ये सब चीज़ें, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। मोडाल्स की यहाँ पे पूरी लिस्ट है। इवन पीछे भी इसमें कुछ गिवन है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें देखिए गाइस, जो फर्स्ट में आता है आपके पास में सिंगुलर प्लूरल हो गया, आप कैसे डिनोट करते हैं, नंबर्स इसमें आते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है। इसके बाद में आता है टेंस। टेंस पढ़ते पढ़ते ही हम बड़े हो गए, मतलब कि इंग्लिश की बात आती है ना, स्पोकन हो चाहे ग्रामर हो चाहे जो मर्जी हो, टेंस ना आए तब तक तो ना इंग्लिश इनकम्प्लीट सी लगती है, और इस बुक को भी आप इनकम्प्लीट समझते अगर इसमें टेंस नहीं आती तो। लेकिन इसमें टेंस टॉपिक है, बट यहाँ पे इतना डिटेल में आपको टेंस नहीं दे रखा है कि इसके बाद में तो आप स्पोकन में प्रो हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ जो कंसेप्ट है, टॉपिक बेस्ड है, उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। टेंस में क्या आता है, वर्ब्स इन्फ्लेक्स फॉर द टेंस इज ओनली 2 फॉर्म्स। मेनली जो टेंस है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज पास्ट। पास्ट में ही जो है ना हम फ्यूचर या और जो बाकी का टाइम होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ब्रॉडली डिवीजन जो होता है प्रेजेंट और पास्ट में ही होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ फुल वर्ब्स दे रखे हैं, और इसमें ना वर्ड्स जो अंडरलाइन है, जो हाईलाइटेड है, उसमें आपको पहचानना है कि कौन से टाइम की बात हो रही है और कौन सी फॉर्म की, कौन सी टेंस की बात हो रही है। जैसे लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड है पहले, दे लेफ्ट लास्ट वीक। तो यहाँ पे ना आपको ये चीज़ समझ में आती है। लेफ्ट से फिर भी समझ ना आए, लेकिन लास्ट वीक से समझ में आता होगा कि ये लास्ट वीक की, पिछले हफ्ते की बात है, तो इट मीन्स वो लेफ्ट, तो वो जा चुका है। तो ये चीज़ कहाँ पे हुई है, पास्ट में, और ये चीज़ पास्ट टाइम में डिनोट करेगी। सेकेंड में आता है दे लीव टुमारो। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप वर्ब देख के या जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, उससे आप पहचान लेते हैं कि ये पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है या कॉन्टिन्यू है। लेकिन कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं गाइस, जिसमें आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ के ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात हो रही है।
अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में था लास्ट वीक वो जा चुका, तो इसका मतलब ये चीज़ पास्ट में हो गई, तो ये पास्ट टाइम की बात थी। यहाँ पे है दे लीव टुमारो, लीव तो मतलब जाना हो गया, टुमारो की बात है मतलब अभी जो जिसको भी जाना है वो अभी गए नहीं है, उनको जाना है, तो लीव वर्ड है ना, तो लीव का मतलब क्या हो गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब लीव से आप नॉन पास्ट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन टुमारो बताता है कि ये चीज़ फ्यूचर में होगी, ऐसा अभी हुआ नहीं है। दे लेफ्ट अर्ली टुडे, अर्ली टुडे मतलब आज की सुबह बहुत जल्दी वो गया या गई या जो भी था, तो यहाँ पे पास्ट की ही बात हो रही है, भले ही टुडे वर्ड लिखा है लेकिन लेफ्ट है, मतलब अर्ली टुडे मतलब कि अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट टेंस सिर्फ आप तब काउंट करेंगे जब आपके पास में करंट सिचुएशन चल रही हो, चाहे वो सेकेंड्स हो चाहे मिनट्स हो, लेकिन जो भी हो रहा हो एग्जैक्ट करंट सिचुएशन में हो रहा हो। दे लिव एट 6 o'clock एवरी डे, तो ये क्या है 6 o'clock बताता है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस में एक चीज़ और समझने वाली है, वो है एवरी डे। तो एवरी डे क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है कि ये हैबिचुअल है। सपोज आपकी अलार्म मॉर्निंग में किसी एक टाइम पे रिंग करती है, चाहे वो 7 है चाहे वो 8 o'clock है, आपने एक टाइम ना अलार्म का फिक्स करा हुआ है, तो वो चीज़ क्या है एवरी डे है। तो इट मीन्स वो हैबिट है आपकी और ऑल टाइम की है, मतलब कि आज कोई स्पेशल डे नहीं है, वो डेली का ही काम है कि चाहे आप ऑफिस वर्कर हैं, चाहे आप कहीं पे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ का क्या है एक फिक्स टाइम हो गया। तो दे लिव एट 6 o'clock एवरी डे, तो ये चीज़ ये सेंटेंस डिनोट करता है एक तरीके की हैबिट को। ये आपके पास में फुल वर्ब था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसमें प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में क्या है, रतन वॉज इन टाउन टिल यस्टरडे, तो यहाँ पे जो वॉज है या वर है या इज वर्ड है, ये चीज़ आपको क्या बताते हैं कि ये पास्ट में बात हो रही है या प्रेजेंट में बात हो रही है। तो यहाँ पे गाइस कुछ सेंटेंसेस वर्ब के हैं, कुछ आपको प्राइमरी वर्ब के दे रखे हैं, और ये दोनों चीज़ें टेंस के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा इसमें आप शैल और विल का भी यूज़ करते हैं। ही विल गो देयर टुमारो, तो विल वर्ड आपने शॉर्टी के लिए दे दिया कि हाँ ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है। आई शैल बी देयर बाय 6 o'clock टुमारो इवनिंग, तो ये दोनों जो मोडाल्स हैं इनका भी यूज़ आप बेसिकली जो फ्यूचर में कुछ इवेंट होने वाले हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं। सो पर्सन एंड नंबर, सेकेंड वन इज टेंस, टेंस के बाद में थर्ड वन आता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में क्या होता है इन इंग्लिश, डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड एक्शन कंप्लीटेड विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द इन्फ्लेक्शन चेंजेस इन द वर्ब। एस्पेक्ट हैज़ टू सब कैटेगरीज, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्टिव एस्पेक्ट। अब देखिए या तो एक सिचुएशन है कि एक्शन प्रोग्रेस में है, मतलब कोई काम हो रहा है, या एक सिचुएशन है कि कोई काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, या तो ऐसा है कि आप अभी खाना खा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ क्या अभी कॉन्टिन्यूशन में हो रही है, पहले भी कर रहे थे और अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और या फिर आप खा चुके हैं या आप पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये आप कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी ही। तो यहाँ पे इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है प्रोग्रेसिव एंड सेकेंड वन इज परफेक्टिव एक्शन या परफेक्टिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव का मतलब यही हो गया कि कोई चीज़ अभी कॉन्टिन्यूशन में चल रही है, एंड परफेक्टिव का मतलब वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, दो आपको दे रखे हैं। राधा इज़ राइटिंग अ लेटर, राधा वॉज राइटिंग अ लेटर, तो दोनों में देखिए जो ING वर्ड है ना, ये चीज़ डिफाइन करता है, ये जो सफिक्स है ना ING, ये डिफाइन कर रहा है कि कोई भी जो काम है ना वो कॉन्टिन्यूशन में है, फ्यूचर में, पास्ट में और प्रेजेंट में कोई भी हो, लेकिन ये काम किस में है, कॉन्टिन्यूशन में है। सेकेंड सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस आपको गिवन है जिसमें आपने क्या यूज़ किया है, हैज़ और हैड, और रिटर्न यूज़ किया हुआ है। तो जो ये रिटर्न वर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या है, हैज़ है और यहाँ पे हैड है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न है और ये भी क्या है, रिटर्न है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या चीज़ आपने देखी कि ये पास्ट में बात हुई है। तो द स्पेशल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन बोथ सेंटेंसेस दैट इज रिटर्न गिव अस अ सेंस ऑफ एक्शंस कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो रिटर्न वर्ड है, राइटिंग वर्ड ING जब लगा हुआ था, तो इसने हमें ये चीज़ बताई कि जो भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन जब हमने रिटर्न वर्ड पढ़ा तो इतनी हमने सेंस लगाई, और ये फॉर्म्स क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आपने देखा और समझा कि जो रिटर्न वर्ड शो कर रहा है कि ये चीज़ पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये वाला जो था ना, ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट था, एंड ये वाला जो है ये परफेक्टिव एस्पेक्ट है। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्रेसिव का मतलब वो ऑन द वे है या वर्क ऑन प्रोग्रेस है। नाउ गाइस, नंबर 4 पे आपके पास में पॉइंट आता है मूड। अनदर ग्रामेटिकल कैटेगरी एसोसिएटेड विद द वर्ब इज मूड। तो ये क्या है, मूड। अब यहाँ पे देखिए ये जो मूड है ना, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि आपके मूड स्विंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ने का तो किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एटीट्यूड्स द स्पीकर एक्सप्रेस टूवर्ड्स व्हाट इज बीइंग सेड और टूवर्ड्स अ पर्सन व्हाट बीइंग एड्रेस। अब यहाँ पे क्या, ये स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ईजी वे में इसको समझाती हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, आप कहना कुछ और चाहते हैं और
सामने वाला उसको समझ कुछ और लेता है और फिर जो वो एक्शन होता है ना उसका रिएक्शन आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मिलता है। ऐसा सबके साथ में होता ही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि स्पीकर एग्जैक्टली क्या कहना चाहता था, किस चीज़ से रिलेटेड, एंड जो जिस पर्सन ने उस चीज़ को रिसीव किया उसने वो किस सेंस में लिया और क्या सोच के उस चीज़ को रिसीव किया। इफ़ वॉट इज़ बीइंग सेड इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इट टेक्स वन ऑफ सेट ऑफ फॉर्म्स। अगर जैसे कि कोई चीज़ आपको बोली जाती है तो वो फैक्ट्स की फॉर्म में अगर बताती है तो वो एक अलग फॉर्म हो जाती है, और अगर आप फैक्ट्स की फॉर्म में नहीं बताते, मतलब कि एक तरीके का कमांडिंग कुछ हो रहा है या फिर रिक्वेस्ट हो रही है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। सो मूड में आपके पास में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है इंडिकेटिव मूड एंड सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड में क्या होता है कि जो आपने फैक्ट से रिलेटेड बात करी, कोई सब्जेक्ट है, कोई चीज़ हो रही है, एंड इम्पेरेटिव मूड में आपने किससे बात करी, कोई कमांड है या फिर रिक्वेस्ट है जो किसी को करने या कुछ परफॉर्म करने के लिए आपने दे दी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एटीट्यूड ऑन द स्पीकर सेड। ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, वैसे तो तीन है, मैं दो ही समझा देती हूँ। राधा इज अ टॉल गर्ल, तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आपने बता दिया कि राधा एक टॉल गर्ल है, या जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जो ऐसी वाली जो वर्ब्स होती हैं जो ये चीज़ बताती हैं, इस तरीके का एक कंक्लूजन आपको दे देती है विद फैक्ट, तो इसे हम कहते हैं इंडिकेटिव मूड। दे टेक डिफरेंट फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द टेंस द एस्पेक्ट दैट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो ये क्या हो गया, इंडिकेटिव मूड। ये इन चीज़ों पे बहुत कम डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सी है, एस्पेक्ट क्या है। ये बेसिकली एक तरीके की स्टेटमेंट फॉर्मेशन होती है जो आपको दे दी जाती है और आपको समझना होता है, तो इसे हम कहते हैं इंडिकेटिव मूड। याद रखना, मूड को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज इंडिकेटिव एंड सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव। सेम एज जैसे एस्पेक्ट को प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव में डिवाइड किया गया था। नाउ गाइस, नेक्स्ट आपके पास में आता है इम्पेरेटिव। इसमें क्या होता है, कोई कमांड है या फिर रिक्वेस्ट है, आस्किंग समवन टू डू समथिंग, द वर्ब फॉर्म द डिफरेंट, इट इज द बेस of the verb which is used in the case and there are no distinctions of tense aspects etc. तो यहाँ पे imperative mood में क्या एक तरीके का कमांड हो गया, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब ये देखिए, वेट वर्ड है, स्टॉप है, टेल मी द ट्रूथ। तो वेट, स्टॉप और टेल मी द ट्रूथ, ये जो तीनों वर्ड्स है ना जिस तरीके से आपको दे रखे हैं, ये क्या है, कमांड की फॉर्म में दे रखे हैं। लेकिन इनके आगे अगर आपने डोंट वर्ड यूज कर दिया, जैसे डोंट वेट, डोंट स्टॉप, डोंट टेल मी द ट्रूथ, इस तरीके से जब आप डोंट वर्ड का यूज करते हैं तो ये किस में चला जाएगा, ये पूरा सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है ना आपको दे रखे हैं, वेट, स्टॉप, टेल, ये क्या है, इन्फिनेटिव सेंटेंस है, बेयर इन्फिनेटिव सेंटेंसेज हैं। अब डोंट वर्ड लगाने से किस में हो जाता है, नेगेटिव में, जैसे डोंट हरी। ओके और तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जल्दी करने से मना किया गया है। अब यहाँ पे कोई भी डोंट वर्ड है, ऐसी चीज़ें इसमें लगाने से ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो मूड आता है वो आता है सब्जेक्टिव मूड। एक था आपके पास में इम्पेरेटिव, ओके यहाँ पे पीछे आपने पढ़ा इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव मूड। अब नेक्स्ट मूड आता है आपके पास में सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव जो मूड है ना, इसको भी दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, दो पार्ट्स में इसका डिवीजन है। एक होता है प्रेजेंट एंड सेकेंड वन इज पास्ट। द थर्ड सब कैटेगरी ऑफ अ मूड इन इंग्लिश, जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, सब्जेक्टिव मूड है। वर्ब्स एक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन एक्सप्रेसेस अ विश, मेक्स अ सजेशंस, अ डिमांड, एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, डाउट एक्सेट्रा। इसमें हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। कोई सजेशन हो सकता है, किसी चीज़ की डिमांड हो सकती है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई डाउट होता है, तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। और ये जो होता है, ये जो मूड होता है या जो ये टाइप होता है इंग्लिश वर्ब का, ये सेंटेंसेस में बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सजेस्ट दैट शी लिव्स टू नाइट। यहाँ पे जो वर्ड है ना सजेस्ट, ये क्या आता है, सजेशन को शो कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव मूड है। अब यहाँ पे सजेस्ट के भी ना बहुत सारे तरीके हैं, आई भी है, वी भी है, वी डिमांड है, और यहाँ दो में सजेस्ट और एक में क्या आपको दे रखा है, डिमांड है। तो ये चीज़ें आपको सेंटेंसेस कुछ एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पे जो यूज़ है ना, ये चीज़ जो यूज़ हो रही है, टू नाइट हो गया, एट वंस हो गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव हो गए। इसके अलावा जो कुछ और होते हैं वो क्या होते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव। अब इसमें ना आपको इतना अभी तक आपने इंग्लिश को पढ़ा होगा और समझे होंगे कि अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो इट मीन्स करंट सिचुएशन से रिलेटेड बात की जा रही है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो इट मीन्स कि वो चीज़ पहले हो चुकी है और उसके बारे में फिर आपसे बात की जा रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसके बाद में इन चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करना है।
गाइस लास्ट इसमें टॉपिक आता है वॉइस। वॉइस में क्या चीज़ होती है, इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक आता है एक्टिव एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस, सॉरी। हाँ, ये जो टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक लगता है। मुझे तो लगता था पहले, अभी तो इतना नहीं लगता, लेकिन ग्रामर पढ़ने और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना पड़े ना तो बहुत ऐसी तैसी हो जाती थी कि अब ये कैसे होगा। तो ये जो टॉपिक है आपका मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि श्योर ना हो, और आज मेरी वजह से ही आई रियली वेरी सॉरी गाइस। ठीक है, फोकस करिए इस पे। नाउ यहाँ पे आता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वाइल रिपोर्टिंग द सेम इवेंट वी में ईदर यूज़ द एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कोई भी जो काम होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इवेंट को बताने के लिए या तो आप एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं या फिर पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जो एक्टिव वॉइस होता है उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो सीन होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें आपको डन या डन टू या फिर डन बाय लिखना पड़ता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने कोई काम किया तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस हो गया, और कोई काम आपके द्वारा किया गया, ये हिंदी में एक बार समझिए, तो बाय यू हुआ या बाय योर्स एक्सेप्टेंस हुआ, तो ये चीज़ होती है पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल देखिए, द टेलर स्टिच 4 ड्रेसेस यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या है, टेलर की बात करी गई है, टेलर ने क्या किया, 4 ड्रेसेस को स्टिच किया, सीला, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गई। वहीं पे क्या लिखा हुआ है, 4 ड्रेसेस वर स्टिच्ड बाय, यहाँ पे क्या है, स्टिच बाय टेलर, तो ये जो है ना ड्रेसेस किसके द्वारा बनाई गई, टेलर के द्वारा बनाई गई, तो ये चीज़ क्या हो गया, पैसिव वॉइस। सेंटेंस दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, बस कहने का तरीका अलग हो गया है। तो यही चीज़ होती है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। जहाँ पे आप बाय और टू ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो पैसिव सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस होती है, और जहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस आपने लिख दिया तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसके बाद में गाइस इस यूनिट का आपके पास में लास्ट टॉपिक आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फुल वर्ब। मॉर्फोलॉजी बतानी है फुल वर्ब की, तो वो रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। जिसने यूनिट को स्टार्टिंग से सुना है वो समझ जाएंगे मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, कमेंट कर देना आप मुझे। अब बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की। दो टाइप्स होती हैं वर्ब की, एक होता है रेगुलर एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जो होती है ना, उनकी 4 फॉर्म्स है। फर्स्ट है एस या ING लगा दिया, या फिर ED फॉर्म लगा दिया, या फिर बेस फॉर्म होती है। मतलब ये 4 कैटेगरीज में जो वर्ब्स आती हैं उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं आपके पास में कुछ, जैसे हेल्प हो गया, हेल्प्स हो गया, हेल्पिंग हो गया, हेल्प्ड हो गया। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपकी रेगुलर वर्ब्स हैं। और यहाँ पे जो ये S लगाया है, हेल्प्स, वर्क्स, टॉक्स, शाउट्स, तो इस S का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसको आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पेपर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से आपका सेंटेंस पूरा गलत हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन शॉर्ट ये 4 चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, और जिसमें आपको ये 4 चीज़ें मिले वर्ड्स में तो आप समझ जाना कि यहाँ पे रेगुलर वर्ब की बात की गई है। नाउ नेक्स्ट में आता है इरेगुलर वर्ब्स। ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव फॉर्म्स दैट आर प्रिडिक्टेबल। जो इरेगुलर वर्ब होते हैं ना, इसमें कोई भी फॉर्म को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें 4 फॉर्म्स को आपने प्रिडिक्ट कर लिया ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप रेगुलर वर्ब्स में काउंट करेंगे, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता है। सम इरेगुलर वर्ब्स, कुछ जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें 5 फॉर्म्स भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे 4 फॉर्म्स गिवन है ना आपको, ऐसे किसी में 5 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकती हैं, किसी में हो सकता है कि एक भी ना हो, और कोई बेसिकली पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स पे ही डिपेंड करे। तो ये किसी भी तरीके से जो वर्ब्स आती हैं अनएक्सपेक्टेड वे में, इसे हम इरेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्पल से दे रखे हैं, आप इनको पढ़ना, आपको ये सारे एग्जाम्पल से चीज़ें रिलेट करनी आ जाएंगी। नाउ गाइज इसके बाद में इस यूनिट की चेक योर प्रोग्रेस 3 है, लास्ट चेक योर प्रोग्रेस है। आपको क्वेश्चन क्या है, स्टेट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज दैट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द वर्ब फॉर्म इन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंस बिलो। आपको 2 सेंटेंसेस गिवन है, और मतलब उसमें आपको बताना है कि कौन सी जो वर्ब फॉर्म है उसका यूज़ किया गया है। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे क्या है, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, लता वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे आई हो या लता, ये मेन है, तो ये दोनों ही क्या है, पर्सन है। सेकंड में देखिए, चाइल्ड लाइक्स स्वीट्स एंड चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, चाइल्ड को पसंद है मिठाई, यहाँ चिल्ड्रन को स्वीट्स पसंद है। पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन चेंज किस में हुआ,
चाइल्ड और चिल्ड्रन में, मतलब कि यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर की बात कही गई है, तो ये क्या हो गया नंबर। सेम चीज़ ऊपर भी आप देखेंगे, बाकी सेंटेंसेस में भी आपको यही चीज़ देखनी है। देखिए सोनी इज स्टिचिंग सम ड्रेसेस, सोनी हैज स्टिच्ड सम ड्रेसेस। जो सेम वर्ड्स है ना उन पे आपको फोकस नहीं करना। सोनी सेम है, सम ड्रेसेस सेम है, दोनों ही सेंटेंसेस में सेम है। जो चीज़ सेपरेट है ना उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे लिखा है इज स्टिचिंग एंड सेकेंड वन इज हैज स्टिच्ड। तो यहाँ पे एक जगह तो बात हो रही है कि हो कर रहा है काम वो, मतलब कि काम हो रहा है कॉन्टिन्यूशन में, एंड सेकंड में बात हो रही है कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आपको दोनों सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करना है, हर एक सेंटेंस को देखना है। जो चीज़ कॉमन हो उस पर ध्यान मत देना, जो चीज़ सेपरेट हो उनमें आपको कंपैरिजन करना है कि बेसिकली उस सेंटेंस में किससे रिलेटेड बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन में आता है गाइस, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। आपको ना यहाँ पे सेंटेंस गिवन है और ब्रैकेट में वर्ब्स गिवन है, आपको इस वर्ब को इसकी एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार 11th-12th में भी आते थे, तो ये क्वेश्चन आई होप आपके लिए ईजी होगा। आपको बेसिकली सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस की टेंस पहचाननी है, कौन से की बात करी गई है। उसके बाद में जो वर्ब आपको गिवन है उसमें आपको देखना है चेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, ये चीज़ आपको लिखनी है। वीडियो को पोस्ट करना, उसके बाद में आप इस आंसर को अटेम्प्ट करना। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको वीडियो को पोस्ट करके ही आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। नाउ फाइनली माय डियर व्यूअर्स, आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है और इसके मैंने सारे चेक योर प्रोग्रेस पूरी यूनिट को कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में जो कि है यूनिट 4, और ये इस बुक की लास्ट यूनिट होगी। नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।